आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी हमने 5 तक पढ़ लिया। लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था अनिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर, उनकी तुलना तक कर लिया था। ठीक है। आज हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बता दूंगा। चुंबकीय फ्लक्स, हालांकि इसके बारे में बिल्कुल विद्युत फ्लक्स जैसा ही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है क्या होता है ना। फ्लक्स जैसे विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन थी हमारे पास, क्या थी कि किसी पृष्ठ से अभिलंब गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या हो। ठीक है ना। अपन क्या बोलते थे, विद्युत फ्लक्स इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है किसी तल से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबन गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है ना। क्या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कैसे किसी तल से या पृष्ठ से अभिलंबवत, कैसी अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का जैसे मान लीजिए ये कोई तल है, कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है मान लीजिए ए। क्या इसका क्षेत्रफल ए, और ये कहलाती है क्षेत्रफल की दिशा, ए वेक्टर की दिशा। इसका क्षेत्रफल ए है, ए वेक्टर की दिशा है। दिशा कहाँ होती है, इसके अभिलंब के अनुदिश। किसी जैसे बोर्ड है ना, बोर्ड एक तरह ट्राफिक करता है, उसकी दिशा ये मानी जाएगी इसके लंबवत। ऐसे ही इसकी दिशा इसके लंबवत होगी। ठीक है ना। ये 90 के एंगल के लिए साइन बना रही है। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र है बी, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के कैसा हो गया, अभिलंबत हो गया ना। तब इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा बी इंटू ए। कितना होगा, माने अगर कोई ए क्षेत्रफल बी तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा हो, तब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा फाई ई इक्वल टू बी डॉट ए। कितना होगा, बी डॉट ए, डॉट लगा है बी डॉट ए। क्लियर हो ये बात, वेक्टर लगा है क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। अगर लंब बी इंटू ए वन, तो सीधा बी इंटू ए, या अगर मान लीजिए मैंने इसको डीएस लिखा तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डीएस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैंने इसको एस लिखा तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एस हो जाएगा। जो भी पृष्ठ होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो भी होगा। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए लंबवत नहीं है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ना होकर के ऐसा है, तो फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच में कोई कोण बनेगा थीटा। तो इस समय इससे संबंधित फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू बी डॉट ए। कितना होगा, बी डॉट इस समय होगा तब जब चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत ना होकर के किसी कोण पर हो, किसके अभिलंब के, और इसकी वैल्यू होगी बी ए कॉस थीटा। बी डॉट ए बराबर क्या होगा, तो थीटा क्या है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, पृष्ठ के बीच का नहीं, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच का। ठीक है ना। अब यहां से यदि थीटा की वैल्यू मैंने मान लो 0 ले ली, तो थीटा की वैल्यू 0 हो तब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। इन दिस केस फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इंटू ए। नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और यदि थीटा की वैल्यू 90 ले ली तब cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। इस स्थिति में फाई क्या हो जाएगा, फाई बी लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिखना है, बी लिखना है। तो फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना। अब ये बताओ थीटा 0 कब होगा और थीटा 90 कब होगा। तो जैसे मान लीजिए बोर्ड को हम तल माने, ये इसकी दिशा है, ये इसका विलंब है, दिशा है। अगर जैसा ये तल है ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है बाहर की, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। यानी कि एंगल अगर 0 है, इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है।
क्लियर होगी ना बात। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, क्योंकि जो एंगल है ना वो तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में नहीं नापा जाता है, अभी तो किसके बीच में नापा जाता है, वो तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच नापा जाता है। भाई जैसे मान लो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो तल के लंबवत हो गया ना, 90 पर आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन एंगल 0 लिख रहा है। एंगल 0 क्यों लिख रहा है, क्योंकि अभिलंब की तो समांतर है, नहीं समझे आप। तो एंगल किसके साथ नापा जाता है, तो अगर वो आपसे बोले किसी क्वेश्चन में कि एक चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, तो आपको थीटा 0 लेना है, उल्टा काम है। और अगर वो बोले चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर है, देखो ऐसा है, अब मान लो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके क्या हो गया, लंबवत, तल के कैसा है, समांतर, लेकिन अभिलंब के कैसा हो गया। तो जब वो बोले कि चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर है, तो थीटा 90 लेना है। तो क्या होता है, भाषा बोली जाती है तल के साथ और एंगल मापा जाता है अभिलंब के साथ। तो लंबवत वाले में 0 और समांतर वाले में 90 आ जाता है, और इसलिए बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि लंबवत का मतलब 90, अब यहाँ पर क्या लंबवत है तो यहाँ पर 90 लिख तो सब 0 बहुत जा रहा हूँ, जबकि वो है अधिकतम, इस समय 0 तो निकल रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बच्चों टेस्ला। क्या होता है, सॉरी टेस्ला नहीं, वेबर। इसका होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या होता है वेबर, क्या होता है वेबर। इसका संख्या WB लिखते हैं, WB वेबर इसका मात्रक होता है, ध्यान रखना। या इसका होता है टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला, और क्षेत्रफल का मात्रक, तो मात्रक क्या बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला जो है ना वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोलते हैं। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा वेबर, ध्यान रहेगा सभी के लिए, क्लियर है ना। अदिश राशि है, अदिश क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से बनती ना, ठीक है ना। और आपको इसके नापने के लिए ये वाला सूत्र ध्यान रखना है, बी ए cos थीटा। अगर क्षेत्रफल ए की जगह एस है तो बी एस cos थीटा, अगर डी एस है तो बी इंटू डी एस cos थीटा। जो भी क्षेत्रफल का संकेत होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का तो बी रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, बदलेगा काय का क्षेत्रफल का बदल सकता है, ए का एस या डी एस कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। तो मात्रक मैंने बताया आपका वेबर, और दूसरा क्या बताया टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इतना तो आपको याद रहेगा ही। और फार्मूला क्या होता है बी ए cos थीटा, ठीक है। अब ये तो हुई फ्लक्स की बात, परिभाषा क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उसके संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। सारा काम फ्लक्स का है। अब मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। देखो उसके पहले मैं फैराडे, कौन फैराडे और हेनरी, इन दो के प्रयोग पर बात कर रहे हैं, फैराडे और हेनरी, है ना, ध्यान से समझना। फैराडे और दूसरे कौन हुए हेनरी। क्या होता 1820 में ऑस्ट्रेलिया ने बताया, ध्यान से सुनना, कब 1820 में किसने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेलिया ने की थी 1820 में। जी आप लोगों को पिछले अध्याय में लिखाया ना कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव माने विद्युत से चुंबक का पैदा होना, वो क्या कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसकी खोज किसने की थी, कब, तब उस समय तत्कालीन साइंटिस्ट हेनरी और फैराडे आदि ने सोचा कि अगर करंट से मान विद्युत से चुंबक बन सकती है तो चुंबक से विद्युत भी बननी चाहिए। क्या सोचा उनने, अगर विद्युत से क्या बन सकती है चुंबक बन सकती है, तो चुंबक से क्या बनना चाहिए विद्युत बनना चाहिए। ये किसने सोचा, ये फैराडे और हेनरी है। तो देखो मजे की बात, फैराडे ने अपना प्रैक्टिकल चालू किया, हेनरी ने भी किया, इसलिए दोनों के नाम आ जाते हैं। उन्होंने चालू किया और 10 वर्षों तक प्रयोग किए, तब 1830 में इनको सफलता मिली।
और तब उन्होंने देखा वो घटना क्या हुई, इस पर तो बात नहीं करते हैं कि उन्होंने गुस्से में मैग्नेट को फेंका तो मैग्नेट किसी कॉइल के पास से पास आउट हुई, निकली तो उसमें करंट आ गया आदि आदि, तो अपन को तो सीधा प्रयोग पाया जाना, ठीक है ना। तब उन्होंने देखा कि जब एक, अब उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग के भाग बता रहा हूँ है ना, यानी प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका सार बता दूं आया कि अगर हम चुंबक और एक कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति करें तो उसमें करंट आ जाता है, ठीक है ना। ये देखा उन्होंने। अब वो बाकी बात है कैसे क्या किया, पहले मैं आपको इसके एक्सपेरिमेंटों के बारे में बता दूं। तो बच्चों इसके 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट आपको पुस्तक में दिए हैं। आप जरा 6.2 सेक्शन निकालना, अगर पुस्तक लिए हो तो उसमें लिखा है प्रयोग क्रमांक 6.1 है, फिर प्रयोग क्रमांक 6.2 है और फिर प्रयोग क्रमांक 6.3 है। यानी 3 प्रयोग आपको इसमें दिए हुए हैं। किसके? फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग लिखा है, फैराडे और हेनरी के प्रयोग। ये आपको काय में दिए हैं, आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए हैं प्रयोग। अच्छा, प्रयोग क्रमांक 1, प्रयोग क्रमांक 2, प्रयोग क्रमांक 3 आपको जानकारी होना चाहिए। पहला क्या था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या, इसलिए जानकारी होना चाहिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, तो वो तो पूछ भी सकते हैं कि पहला प्रयोग क्या किया था उन्होंने। समझ आएगी ना बात। तो अब आपको ये प्रयोग जो दिए हुए हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला प्रयोग उन्होंने देखो क्या देखा, और देखा मान लीजिए ये कुंडली है, क्या है ये कुंडली है, और एक सिस्टम रखा हुआ है और इस कुंडली के साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने एक चुंबक ली, क्या ली, चुंबक ली। ध्यान देना बच्चों, एक कुंडली है और एक चुंबक है। कौन सा प्रयोग है? प्रयोग क्रमांक 1। आपको मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ, याद हो जाएगा भैया, ठीक है ना। सबसे पहले प्रयोग में क्या किया उन्होंने, एक कुंडली ली और एक और चुंबक और कुंडली की सापेक्षिक गति की, अर्थात इसको चुंबक को पास लाए और फिर से कहां ले गए, दूर। तो याद रखना, आप एक चुंबक को पकड़े हो मतलब चुंबक से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती ना ऐसे, और यहाँ से कहा एंटर हो जाती है ऐसे, हम पढ़ चुके ना इसको। तो जैसे चुंबक को आगे पीछे करोगे तो पूरा का पूरा जो अदृश्य रेखा है वो भी तो आगे पीछे होगी, होगी नहीं होगी। जैसे टॉर्च में से लाइट निकल रही है, आप टॉर्च को आगे पीछे करो तो लाइट भी क्या हो रही है, हो जाएगी ना बात। तो यहाँ पर क्या होगा, जब उन्होंने इस कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति दी तो देखा इसमें करंट आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें, ये पहला प्रयोग था। तो पहला प्रयोग किसके बीच में किया था, कुंडली और चुंबक के बीच में। पहला प्रयोग किसके बीच में किया था, सबको समझ आ गई। पहले प्रयोग किसके बीच में किया था, उन्होंने क्या क्या किया, एक कुंडली ली और एक चुंबक ली, चुंबक के एक सिरे को कुंडली के पास लाए और दूर ले गए, पास लाए और दूर ले गए। तो उन्होंने देखा कि इसमें करंट आने लगता है, इसमें करंट आता है तो इसमें विक्षेप बताएगा, तो इसकी सुई में क्या होने लगता है, विक्षेप होने के समझ जाते इसमें करंट आ गया। जैसे इसको पास लाते हैं तो विक्षेप मान लो बाईं ओर हो रहा है, जैसे दूर हटाते हैं विक्षेप दाईं ओर होता है। इसका मतलब हुआ पास लाने पर करंट की दिशा कुछ और थी, दूर ले गए तो करंट की दिशा कुछ और ही, माने बदल गई, पहले से विपरीत हो गई। क्लियर होगी ना बात। फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक काम किया, उन्होंने इसको ऐसे ही पकड़ लिया और इसको आगे पीछे किया तो भी करंट आया। इसको पहले वो इसको आगे ला रहे थे और पीछे ले जा रहे थे इसको, फिर उन्होंने इसको स्थिर कर दिया और कुंडली को क्या किया, तभी करंट आया। लेकिन जब दोनों को स्थिर रख दिया तो कोई करंट नहीं, ना ये गति कर रही है ये गति कर रही, तो जब उन्होंने दोनों को एक साथ किया तो भी नहीं आया करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जैसे हम प्रेरक धारा कहते हैं। पहला प्रयोग किसके बीच में था, जल्दी बताओ, कुंडली और चुंबक के बीच में। अब चलो दूसरा लेते हैं अपन, है ना, दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रयोग उन्होंने क्या किया, दो कुंडली ली, क्या किया उन्होंने, दो कुंडली ली, ठीक है ना। अब कुंडली का प्रयोग हो रहा है, प्रयोग क्रमांक 1 हो गया। अब प्रयोग क्रमांक 2 यहाँ देखते हैं, प्रयोग क्रमांक 2 कौन कर रहा है प्रयोग, इसमें इस टाइप से कुंडली है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है और एक कुंडली और है, ठीक है ना, ऐसी।
इसमें लेकिन सेल लगा है और इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। समझ गया ना? अब कितनी कुंडलियां हैं, क्लियर हो गया बात? अभी क्या थी, ये कुंडली और एक, अब क्या है, इस कुंडली में स्थायी करंट जा रहा है बैटरी से। अब उन्होंने यहां पर भी वही किया। अब उन्होंने दोनों कुंडली के मध्य अपेक्षित गति दी। एक कुंडली में कोई करंट नहीं जा रहा है, दूसरे में करंट जा रहा है, और दोनों के बीच में उन्होंने क्या किया, आपेक्षिक गति की। चाहे इसको पास लाइन दूर ले जाए, इसको पास लाइन दूर ले जाए, तो भी इसमें करंट आ गया। तो उन्होंने क्या बोला कि जब दो कुंडलियों के मध्य आपेक्षिक गति होती, जिसमें से एक में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही हो, तब दूसरी कुंडली में क्या आ जाता है, करंट, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी ना बात? प्रयोग क्रमांक 3। अब प्रयोग क्रमांक 3 देखो, प्रयोग क्रमांक 3 आपको तीनों याद हो जाएंगे। अभी उन्होंने दो कुंडलियां ली, क्या ली, दो कुंडलियां ली, ध्यान देना आप लोग। पहली कुंडली में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, क्या जुड़ा है, पहली कुंडली में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ठीक है ना। और दूसरी कुंडली में सेल है, लेकिन सेल के साथ एक धारा नियंत्रक या रिहोस्टेट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम इसकी धारा में परिवर्तन कर सकते हैं, धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना मजे की बात। प्रयोग क्रमांक कौन सा है, प्रयोग क्रमांक 1 में क्या क्या था, 2 में क्या था, तीसरे में भी दोनों कुंडली थी, इसमें दोनों के बीच आपेक्षिक गति हो रही थी, चुंबक कुंडली के बीच, इसमें दोनों कुंडलियों के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, इसमें किसी में आपेक्षिक गति नहीं होगी, दोनों स्थिर है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इसमें जो करंट आ रहा था ना, इस करंट को उन्होंने बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया, क्या किया, करंट को हाई किया लो किया, हाई किया लो किया, तो इसमें करंट आ गया। जबकि कनेक्ट नहीं है, पास में रखी है। क्लियर होगी ना बात, क्लियर होगी ना बात। तो इसमें क्या किया, रिहोस्टेट, इससे हम करंट को कम बढ़ कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने परिवर्ती धारा प्रवाहित की, सीधी सी बात। कौन सी धारा प्रवाहित की, जैसे मान लो दो कुंडलियां हैं, दोनों एक दूसरे के समीप रखी हैं, अब एक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरी कुंडली का परिपथ बंद है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। और उन्होंने पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या किया, परिवर्तन किया, तो दूसरी कुंडली में क्या आ गया, करंट आ गया। ये कौन सा प्रयोग था, अब आप बता सकते हो उन्होंने कौन से कितने प्रयोग किए थे, कैसे कैसे किए थे। पहले प्रयोग उन्होंने कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति कराई, तो उन्होंने देखा कुंडली में करंट आ गया। दूसरे प्रयोग में उन्होंने दो कुंडली ली, उसमें से एक में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही थी, दूसरे में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, वो दोनों के मध्य अपेक्षित गति कराई, तो भी दूसरी कुंडली में क्या आ गया। तीसरे में उन्होंने दो कुंडलियां ली, दोनों कुंडलियां स्थिर हैं, एक कुंडली में करंट प्रवाहित किया और दूसरे में कुछ नहीं है, लेकिन जिसमें करंट प्रवाहित किया वो परिवर्ती करंट प्रवाहित किया, मैंने करंट के मान में क्या किया, उन्होंने परिवर्तन किया, तो फिर उसके समीप वाली कुंडली में भी क्या आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब देखो, जब एक कुंडली और एक चुंबक के मध्य अपेक्षित गति होती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, और परिपथ बंद हो तो करंट आ जाता है, फिर प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा होगा, ईएमएफ, और फिर इसमें करंट आएगा, कुंडली बंद है तो। जैसे मान लो यहाँ से कटी है, तो करंट नहीं आएगा, लेकिन ईएमएफ आएगा, विद्युत भाग बल पैदा होगा। लेकिन हम करंट के बारे में पढ़ते हैं सीधा, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने क्या बताया, जब एक कुंडली और एक चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रयोग क्रमांक 1। प्रयोग क्रमांक 2 में क्या किया, जब दो कुंडलियों के मध्य अपेक्षिक गति होती है, जिसमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही हो, दूसरी में गैल्वेनोमीटर के लिए जुड़ा हो, धारा प्रवाहित नहीं है, तब भी दूसरी कुंडली में क्या आ जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तीसरे में उन्होंने क्या किया, जब दो कुंडलियां लेते हैं, दोनों स्थिर है, और एक कुंडली में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में अपन परिवर्तन करते हैं, तो पहली वाली कुंडली में क्या आ जाता है, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, इन तीनों घटनाओं का कारण क्या है। अब यहाँ तो अपेक्षित गति हो नहीं रही थी भाई, अगर गति से होना होता तो यहाँ तो गति हो नहीं रही, गति नहीं है, कुछ और है भाई। मेन कारण क्या है, देखो मेन, यहाँ चुंबक के पास क्या था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है,
जैसी चुंबक और कुंडली की मध्यापेक्षी गति हुई तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? पहले चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर और अगर दोनों को रोक दिया और अगर दोनों को एक साथ घुमाया तो भी नहीं होगा। तो करंट कब आता है? अब यहां पर भी देख लो ऐसे ही, यहाँ पर जैसे इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो ऑस्टेट का नियम लगेगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, ये तो हम जानते हैं। तो इसके पास भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया है और इसके पास भी ऐसी क्षेत्र रेखाएं हैं, और जैसे ही हम दोनों के मध्यापेक्षी गति करेंगे तो इससे संबंधित फ्लक्स में क्या होगा? करंट आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इसमें करंट प्रवाहित किया तो यहाँ पर क्या पैदा हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। होगा नहीं होगा? होगा, और ऑस्टेट के अनुसार। और आपने धारा में परिवर्तन किया तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? जब धारा बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा घटेगी चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी घटेगा, बढ़ेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, बढ़ेगा तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? तो इसमें करंट आ जाएगा। अब बताओ तीनों में कॉमन क्या है? क्यों करंट आ रहा था? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। गति मतलब नहीं है, यानी कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? तीनों में ही हो रहा है ना, इसमें इस बात से कोई नहीं। देखो यहाँ पर चुंबक थी लेकिन यहाँ पर तो चुंबक नहीं, यहाँ पर गति नहीं हो रही, इन दोनों में गति हो रही थी। तो तीन प्रयोग किए थे और तीनों प्रयोगों में एक चीज कॉमन थी, इसी निश्चय पर पहुंचने के लिए वे कर रहे थे कि चुंबक की गति से करंट आ रहा है या फ्लक्स में परिवर्तन से। भाई चुंबक तो पर रोक दो, कुंडली को घुमा हिलाने लगो तो आ जाएगा करंट, समझ आएगी ना बात? तो क्या बताया फेराडे ने? फेराडे ने बताया जब किसी कुंडली या किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तब उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। इसमें जो करंट पैदा हो रहा है उसको नाम दिया प्रेरित धारा, इंडक्शन करंट बोलते हैं। तो प्रेरित धारा हो जाती है, घटना को उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम दिया इसको? क्या नाम दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण अध्याय का नाम है, ये नाम दिया। अब आपसे कोई पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली का परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। माने चुंबक से विद्युत का प्रेरित होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। उस समय किससे क्या हुआ था? ऑस्टेट के प्रयोग में विद्युत से चुंबक उत्पन्न, यहाँ पर तो दोनों घट रहे हैं, एक दूसरे की पूरक हो गए, नहीं हुए ना? तो ये इसलिए तो उन्होंने सोचा था ऑस्टेट फेराडे ने कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उल्टा भी होगा। नहीं बात समझ में? तभी तो उसने कर लिया। भाई आप सोचिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाते हैं, ठीक है ना? और हमें पता है कि हाइड्रोजन से ईंधन का काम अच्छा ईंधन है, तो फिर पानी में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करेंगे तो गाड़ी चलेगी। इसी पर तो काम चल रहा है, समझ रहे हो ना? तो उल्टा भी तो सही होना चाहिए। अगर वो जुड़ करके पानी बन गए हैं तो पानी टूट करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना रहे हैं, तो पानी टूट कर क्या बनाएगा? बनाएगा ना? तो उसी पर तो साइंटिस्ट कितने लगे कि अगर ये हो जाए तो गाड़ियों में पेट्रोल हटा कर पानी डालने लगेगी। पर एक ऐसा इंजन बनाना है जो क्या करे, पानी में से हाइड्रोजन को खींच ले, और जिस साइलेंसर में से धुआं निकलता था उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। आप सोचिए, जिस साइलेंसर में से अभी क्या निकलता है उसमें से क्या निकलेगी? गजब की बात नहीं हो जाएगी? तो ये था। अब आते अपने पास फेराडे के नियम। तो क्या आप लोग तीनों प्रयोग समझ गए और आपको बुक में मिल गए? मिल गए ना? ठीक है। अच्छा, क्रम से भी याद हो गए होंगे, होगा ना यार? कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा किसने किए थे? अब इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाए, ठीक है ना? कुछ भी पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए प्रयोग। अगर किसी प्रयोग की व्याख्या आ जाए क्रम के आधार पर कि प्रयोग क्रमांक 1 की करो,
प्रयोग क्रमांक 2 की या प्रयोग क्रमांक 3 की तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको पुस्तक के पहले वाले पेज को पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं फैराडे के नियम। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और भी नियम है वो फैराडे के, इसलिए ये कौन से नियम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। प्रथम नियम, कितने नियम दिए थे फैराडे ने, 2 नियम दिए थे। पहला नियम वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया का 60% से ज्यादा करंट उसी से बढ़ रहा है। हम लोग जो करंट भोग रहे हैं तो इसी मेथड से बढ़ रहा है, समझेगी ना बात। सोलर सेल वाला और बैटरी वाला छोड़ दो तो बाकी का करंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही बना रहा है ना, चाहे वो पानी से बना है चाहे कोयला जला के बना रहा है, उसी से बना रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस अध्याय के लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पूरा करंट उसी से बन रहा है। इसलिए फैराडे ने जब ये खोज की तो पूरी दुनिया बदल गई। आज जो अपन इतने हाई फाई हो गए है ना, बहुत मानव सभ्यता विकसित हुई है, फैराडे के नियमों के ध्यान है, जिसके आधार पर जनरेटर बनाया गया, दाने वो बनाया गया, जिससे इतनी बिजली बनती है कि पूरी दुनिया को पूर्ति हो रही है। अब देखिए फैराडे के नियम, तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, ठीक है ना, लेकिन आपकी पुस्तक में से फैराडे का नियम आता है तो दूसरे वाले कहा जाता है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। पहला नियम क्या कहता है फैराडे का, देखें फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक, या जब किसी कुंडली से संबंधित, कुंडली चुंबक लेना, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन कितने तरीके से हुआ था। तो अगर हम कुंडली चुंबक बोलते हैं इसका मतलब 2 ही कुंडली हुई है तो ना हो जाएगा, समझ ना बात। इसलिए क्या बोलना है, ना 2 कुंडली बोलना है, ना कुंडली और चुंबक बोलना है, ना ये बोलना है कि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान परिवर्तन, नहीं। मूल बात क्या है उस पर आ जाना है। मूल बात क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध या संबंधित रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है या होता है, तब उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली का परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक फैराडे का पहला नियम, क्लियर होगी ना बात। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिखना है कि ऐसा हो जाता है। तो फिर से सुना दूं, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद हो तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये पहला नियम सबको याद हो गया, क्लियर है। दूसरे नियम पर आते हैं, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बोर्ड पर ध्यान दो। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, किसका मान, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को मैंने मान लो एप्सिलॉन नाम दिया, तो इसका मान डायरेक्टली प्रपोज होता है डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो दूसरा नियम क्या बताया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के, जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है, ध्यान देना। माइनस चिन्ह यह व्यक्त करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध। वो नहीं चाहता है कि फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन हो, इसलिए माइनस कर रहा है। तो माइनस चिन्ह क्या क्या बताता है कि ये जो विद्युत फ्लक्स है ना, ये वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, ये फ्लक्स में परिवर्तन क्या करता है, एंटी पैदा होता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो फैराडे का कौन सा नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया। तो क्या कहता है द्वितीय नियम, फिर से बताओ। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। एक और याद रखना, अगर कुंडली में, जिस कुंडली में परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में, अगर उसमें एन फेरे हैं तो यहाँ पे एन का गुणा और हो जाएगा। कितने फेरे हैं, तो एन का गुणा हो जाएगा, एन गुनी धारा बनेगी।
एक फेरे में एक, दो फेरे में दो गुनी, n फेरों में n गुनी। तो n का गुणा आप करोगे तो बता देना कि n क्या फेरों की संख्या है। अब फाई के अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे फाई का सूत्र होता है, एक होता है फाई बराबर एल आई, आगे पढ़ेंगे पर। एक होता है फाई बराबर बी ए cos थीटा, ले होता नहीं होता है अभी। तो फाई का आप जैसा सूत्र उसमें लिखोगे तो वैसा आपको आगे मान मिलेगा। लेकिन अभी तो हम नियम लिख रहा है, तो नियम आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? किसके नियम है ये? फैराडे की। तो ये अपने पास फैराडे के नियम आ गए। अब आते हैं प्रेरित धारा किसे कहते हैं, और लेंज का नियम मिटा दे। मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके नियम? फैराडे के। अब आते हैं अपन प्रेरित धारा की परिभाषा, और फिर इसके बाद प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा और प्रेरित धारा की दिशा। अभी आप लोगों का पीरियड कौन सा चालू हो गया? अरे नहीं, अभी घंटी लगी थी। अब देखें आप लोग, प्रेरित धारा के बारे में बता रहा हूं और फिर प्रेरित धारा की दिशा के लिए, ठीक है ना। अब पहले प्रेरित धारा, आपको क्वेश्चन आ रहा है प्रेरित धारा किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि जब किसी कुंडली में से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जो इस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसका उत्पन्न हुई है। इस धारा को अपन क्या बोलते हैं? प्रेरित। ठीक है ना, या यूं बोलते हैं ना, जब किसी कुंडली संबंधित कुंडली फ्लक्स के माने परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद हो तो इस कारण से उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जैसे क्लियर होंगे ना बात। प्रेरित धारा की डेफिनेशन होगी। अब प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह परिवर्तन का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए हम लेंज के नियम का प्रयोग करते हैं। किसके नियम का? लेंज का नियम। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, लेंज का नियम। तो आपको कोई पूछे लेंज का नियम कहाँ से संबंधित है? क्लियर है? मतलब लेंज का नियम कहाँ से संबंधित है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने से संबंधित है लेंज का नियम, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब लेंज का नियम आपको बता देते हैं। तो लेंज का नियम कहता है, लेंज ने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए ये नियम बताया था। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। कैसा है? ठीक है ना। लेंज का नियम क्या बताना, देखो लेंज का नियम कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। क्या बोला है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिस कारण स्वयं। क्लियर होगी बात? अब मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूं। लेंज के नियम की क्या व्याख्या? अब इसकी व्याख्या सुनो, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे पास एक कुंडली है। क्या है ये? कुंडली है, और एक कुंडली का मैंने यहाँ पर एक गैलन मीटर से कनेक्शन कर रखा है, ठीक है ना। अब ये एक चुंबक है, और एक चुंबक जो है N और S, इसके दो ध्रुव हैं। क्लियर होगी ना बात? अब इस चुंबक के ध्रुव को हम कहाँ लाते हैं? पास, या इसको अपन ऐसा करते हैं जैसा किया था वैसे ले लेते हैं। ऐसे लेते हैं अपन कुंडली, तो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें ठीक पहले जैसे समझ में आए। ठीक है। अब एक कुंडली है, एक चुंबक है। चुंबक के पास क्या होती है जल्दी बताओ? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसी हो गया, अकेले थोड़ी आएगी। चुंबक आएगी, दूसरे को काटती नहीं है, वो ध्यान रखना है ना। तो मेरा चित्र में ये ध्यान देना कि अब काटने लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सोमवार को नहीं काट रही थी, आज मंगल को काटने लगे। ठीक है। अब ध्यान देना आप, है ना। क्या किसकी व्याख्या बता रहा हूं? व्याख्या में आपको क्या सुनना है, क्या लिखना है कि माना एक कुंडली है और एक चुंबक है। जब किसी चुंबक के एन सिरे को कुंडली के फलक के करीब लाते हैं, फलक की तरह से नहीं लाऊंगे,
जैसे ऐसी कुंडली है तो ना तो नहीं लाओगे, ये कहलाएगा फलक, फलक के सामने से लाना है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे लान लगो फिर क्या लगोगे हो नहीं रहा, तो कहाँ से लाना है, फलक। तो जब किसी कुंडली को, जब किसी चुंबक के एन ध्रुव को किसी कुंडली के फलक के पास लाया जाता है, पास लाया जाता है, तो लेंज के नियम अनुसार प्रेरक धारा इस प्रकार होनी चाहिए कि वो इसका विरोध कर सके पास आने का। तो इसके पास आने का विरोध कब होगा, जब एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, किसकी भांति कार्य करेगा, और ये एन ध्रुव की भांति कार्य कब करेगा, जब इसमें प्रवाहित धारा की दिशा वामावर्त होगी, क्योंकि जब इसमें वामावर्त दिशा में धारा होगी तब एन ध्रुव बनेगा और दूसरा वाला एस बनेगा। तो इस समय प्रेरक धारा की दिशा वामावर्त होती है, कैसी होती है, सुनो, जब किसी कुंडली के चुंबक के एन सिरे को किसी कुंडली के फलक के पास लाते हैं तब उसमें प्रेरक धारा की दिशा वामावर्त होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि इसका ये सिरा एन ध्रुव की भांति कार्य करे और एन एन के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, तो इसके पास आने का विरोध करेगी। तो क्लियर हो गया ना, वामावर्त होगी। अच्छा हम इसको पीछे हटाते हैं, पीछे जब इसको पीछे हटाते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाती है। अभी एंटी क्लॉकवाइज थी, फिर क्या हो जाएगी, क्यों, ऐसा करने से ये एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा और एस एन को क्या करेगा, अतः इसके दूर जाने का विरोध करेगा। इस प्रकार दोनों स्थितियों में इसके चुंबक के पास आने और दूर आने का क्या होगा, विरोध। तो किसका विरोध कर रही है, इसके पास आ रही है तो पास आने का विरोध कर रही है, दूर जा रही है तो, जबकि उसी कारण से पैदा हो रही है। पैदा क्यों हो रही है प्रेरक धारा, क्योंकि ये पास आ रही है और इसलिए ये पैदा हो रही है। तो ये पास दूर जाना बंद कर दे, स्थिर हो जाए तो पैदा नहीं होगी। तो बताओ प्रेरक धारा किस चीज का विरोध कर रही है, जिसके अर्थ से हम उत्पन्न हुई है। याद रखना, अगर आप किसी धन चुंबक के एन सिरे को किसी कुंडली के फलक के करीब लाएं तो वह पास वाला जो फलक है उसमें प्रवाहित धारा की दिशा वामावर्त हो जाएगी ताकि वो एन ध्रुव की भांति कार्य करे और उसके प्रतिकर्षण द्वारा पास आने का विरोध करे। जब इसको पीछे हटाएंगे तो तुरंत धारा की दिशा बदल जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा, ये एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा और आकर्षण द्वारा इसके दूर जाने का विरोध करेगा। इसके प्रकार प्रत्येक स्थिति में चुंबक के जो गति का वो विरोध करेगा, ऐसी प्रेरक धारा की दिशा होगी। अगर उसकी जगह पलटा के एस ध्रुव पकड़ लो तो जब पास लाओगे तो एस की भांति काम करेगा तो दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो पास लाने पर दक्षिणावर्त और दूर हटाने पर एक कोई व्याख्या कर दी। व्याख्या समझ आ गई सबको कि नहीं आई। अब मैं बता रहा हूं ऊर्जा संरक्षण नियम से अनुकूलता, ये है व्याख्या। अब बता रहा हूं ऊर्जा संरक्षण नियम से अनुकूलता, नियम से अनुकूलता मतलब मैं ये समझा रहा हूं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन आता है कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के कैसा है, अनुकूल है, ये प्रूफ कीजिए, समझाइए। क्वेश्चन देखो जब भी आगे ऐसा आएगा, देखो दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो आएगा लेंज का नियम लिखिए, या आएगा लेंज का नियम लिखिए व्याख्या कीजिए, ऐसा करना है। या आएगा लेंज का नियम लिखिए और समझाइए ऊर्जा संरक्षण नियम के, तो मैं कहा समझाने वो देखो अनुकूलता में, ठीक है ना। ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ ऊर्जा संरक्षण नियम से अनुकूलता माने लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना केवल एक रूप से दूसरे रूप में। लेंज का नियम ये बता रहा है, देखो मान लीजिए कुंडली और एक चुंबक के मध्य अपेक्षित गति होती है। जब कुंडली का एन सिरा जब चुंबक का एन सिरा कुंडली के फलक के पास लाते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा की दिशा वामावर्त हो जाती है। लेंज के नियम अनुसार प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो जाएगी, वामावर्त होने से एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा और एन एन को क्या करेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको पास लाने में कार्य करना पड़ेगा। दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको पास लाने में क्या करना पड़ेगा, वह कार्य ही इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाएगा। तो इसे विद्युत ऊर्जा कहां से आई, वो कार्य किसने किया, जो इस चुंबक को पास ला रहा है, चाहे वो मशीन हो चाहे हम हो। क्लियर है ना। तो जब हम इसको पीछे हटाएंगे तो प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाएगी। इस समय एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा और एस एन को क्या करेगा, तो हमें आकर्षण बल के विरुद्ध दूर ले जाने में कार्य करना होगा और यह कार्य ही इसमें, इस प्रकार दोनों स्थितियों में बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के,
क्लियर समझ में आई? क्लियर समझ में आई? तो अनुकूलता लिखना अलग बात है, व्याख्या लिखना लेंज का नियम अलग ही है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंज के नियम से संबंधित। तो सबसे बन जाएगा लेंज का नियम, नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। अब इसके बाद हमारे पास आएगा गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में, ठीक है।